अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। आज हम बात करेंगे कि शरीफ बरादरान के खिलाफ $32 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई। ये रेफरेंस रहमान मलिक की जानिब से नैब को भिजवाया गया था। अब इस मामले ने कई सवालात को जन्म दिया है कि आखिर रहमान मलिक को 4 साल के बाद ही रेफरेंस भेजने का ख्याल क्यों आया। क्या इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि वज़ीर आज़म के हवाले से नवाज लीग का पीपल्स पार्टी पर शदीद दबाव है? कहीं ये सियासी इंतकाम लेने की कोशिश तो नहीं, या फिर हुकूमत सही मानों में एहतसाब के जरिए मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहती है? लेकिन सच तो यह है कि तारीख से किसी ने कुछ नहीं सीखा। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मुल्क की सियासत फिर से 90 की दहाई में वापस जा रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका आज हम अपने प्रोग्राम में जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और समी साहब और काई साहब से इस हवाले से राय लेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि 6 माह से बंद नेट सप्लाई की बहाली का जो मामला है अब तय होने के करीब पहुंच गया है। मुमकिन है कि आज इसमें कुछ पेशरफ्त भी हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी इत्तलात भी हमारे पास आ रही हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत में इस मामले पर अब भी शायद कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, अभी भी इख्तलाफ राय मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जिन्हें शिकागो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था, अब उन्होंने अचानक से अपना इरादा बदल लिया है और अब वो शिकागो कॉन्फ्रेंस में शरीक होने नहीं जा रहे। ये हुकूमत का अपना फैसला है या फिर इस मामले पर तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया गया है, तमाम इंस्टीट्यूशन को कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि हम नेट सप्लाई बहाल करने जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपसे शेयर करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स पर बात करेंगे और मुख्तलिफ नुमाइंदे होंगे हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की ताज़ा खबरें क्या है समी साहब काजी साहब से पूछ लेते हैं। पहले समी साहब आप बताएंगे। शाजिया, कनाडा से एक बड़ी अजीब खबर आई है कि वहाँ पर जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनमें से जो 44% हैं वो कनाडा की जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ की गुर्बत की लकीर की रेशो क्या है ज़रा ये भी बता दें। अगर एक बड़े शहर में 4 बंदों की फैमिली रह रही है और उनकी इनकम 37,000 कैनेडियन डॉलर से कम है, तो इसका मतलब है कि वो गरीब लोग हैं और उनके पास इतने हुकूमत जो कनाडा है उनसे टैक्स भी नहीं लेती। वो कहती है कि आप बड़े गरीब लोग। तो इस रिपोर्ट में ये है कि पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जब जाते हैं वापस तो बड़ा ख़र्चा करते हैं और बड़ी उनकी इज़्ज़त होती है मोहल्ले में, गली में, लेकिन कनाडा के अंदर वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। देखेंगे कि दूसरी जो कम्युनिटीज़ है वो वहाँ पर कैसे गुजारा कर रही हैं। और फिर गुर्बत से ही जुड़ी है खबर पाकिस्तान के अंदर से, राजनपुर से आई है। कैसा बड़ी एक अलमनाक खबर है। 6 बच्चों का बाप, फाकाज़दा बच्चे थे, उनके लिए गंदम उसके पास नहीं थी, आटा नहीं था, तो वो गंदम चुराने के लिए सरकारी गोदाम में घुस गया। बोरियां इस तरह से पड़ी हुई थी, जब उसने एक बोरी उठाने की चोरी करने की कोशिश तो वो सारी बोरियां उस पर आकर गिरी और उसकी डेथ हो गई। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा, इस पर नज़र डालेंगे। इसके अलावा एक पाकिस्तान के अंदर तो कहानी यही है कि ब्रोकन प्रोमिसेस, यानी वादे किए जाते हैं पूरे नहीं किए जाते। एक कॉल आई हमें वज़ीरिस्तान से, वहाँ पर जो वज़ीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाइट चग मलाई में है, वहाँ पर कुछ गुज़श्ता साल कोर्सेज शुरू किए गए थे। तो गवर्नर KP के गए थे वहाँ पर, उन्होंने जो कोर्स ख़त्म हुआ था स्टूडेंट्स का, तरबियती कोर्स 3-4 महीने का, तो ऐलान किया था कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे पर स्टूडेंट कंप्लीशन के बाद। वो नहीं मिले आप आज तक। फिर ये भी वादा किया गया था कि 2,000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा अलाउंस। तो उनका वहाँ से फ़ोन आया एक स्टूडेंट का कि 53 की क्लास थी, एक को सिर्फ नौकरी मिली, किसी को ना कोई वो 10,000 रुपये मिले, ना कोई मंथली मिल रहा है। अच्छा। और हम जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं हमें दहशतगर्द कहकर वहाँ से वापस कर दिया जाता है। फिर एक थोड़ा सा सियासी मंजर भी बड़ा गर्म है। आपने भी जिक्र किया मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो आजकल अब पंजाब में भी उनकी कैंपेन जारी है सिंध के साथ साथ। तो कल वो हाफिजाबाद जाएंगे, तो आज इस पर नज़र डालेंगे कि हाफिजाबाद के अंदर जो एक मुस्लिम लीग नून की ग्रोही सियासत है वो किस तरह से चल रही है। और इसके अलावा एक और ज़िला है पंजाब का, फैसलाबाद साहब, जहाँ पे राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के दरमियान आपस में बड़ा झगड़ा है। तो वहाँ के मामलात पर भी नज़र डालेंगे कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी सियासत कैसे, मैं दरारें तो नहीं कहता, ग्रोहबंदियाँ होती हैं,
कि वो उनकी सियासत किस तरह जा रही है, और नुमाइंदगान से ये भी पूछेंगे कि बाकी एक इनकलाबी पार्टी और एक पीपल्स पार्टी, अवामी पार्टी, उनकी क्या सूरत है। सही जी काजी साहब। शाजिया, एक तो अभी कल ही हम जिक्र कर रहे थे जो पावर टैरिफ में बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। आज एक मीटिंग हुई, गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग हुई जिसमें जनाब इम्तियाज़ काजी साहब जो कि पावर और वाटर के सेक्रेटरी हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो ये इसी का वो अहाता कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं। उन्होंने कहा है जी कि अब 2 बड़ी मैसिव इजाफे होंगे, बहुत बड़े इजाफे होंगे बिजली की कीमत में, क्योंकि तकरीबन जो सर्कुलर डेट टोटल है वो 740 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो अब इस सिलसिले में चूंकि जमहूरी हुकूमत है तो जमहूर से ही ये काम लिया जाएगा कि ये पैसे वहाँ से निकाले जाएंगे और जो डेट है इसको ऑफसेट करने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसमें और भी बातें हुई और जनाब काजी साहब ने यह भी फरमाया कि जी हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 21,000 मेगावाट की नहीं, 15 से 16,000 की, जिस पे लोगों को अचंभा हुआ क्योंकि बहुत सारे जो सब्सिडरी बॉडीज़ हैं नीचे वो बता रही हैं हमें कि 21,000 मेगावाट की हमारे यहाँ कैपेसिटी है। फिर ये जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है इसमें भी उन्होंने एक नई फिगर दे दी। इस हवाले से ख्याल था कि ये 960 मेगावाट पैदा करेगा, उन्होंने 1300 का बता दिया। मगर अहम बात आवाम की, और भी बड़ी बातें हुई इसमें, मगर हमारे और आवाम के हवाले से अहम बात यह है कि वो तैयार रहें अगले महीने से ये सारा जो 740 अरब रुपया है। अब हालांकि ये अलग बात कि इसमें 40 अरब रुपए मिनिस्ट्रीज ने देने हैं, इसमें और हम तफसील बताएंगे आपको, मगर क्या हुआ ना दें, अवाम जो है, अवाम से हम जमहूरी हुकूमत बहुत आपने माशाल्लाह बात करते हैं तो हम उनसे लेंगे। आपने बताया कि उनका नाम इम्तियाज काजी है, आपके भाई तो नहीं है क्योंकि आप भाई भी काजी हैं, हम या ना हो, मगर ये तो कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है। और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात भी करते हैं शाजिया, 9 महीनों में तकरीबन ये कोई 3.494 बिलियन डॉलर पहुंच गए। ये बड़ी तकलीफदेह बातें हैं और इसमें तकलीफदेह बात यह है कि ये जितने खसारे हो रहे हैं ये लग यही रहा है कि कहीं और से टैक्स लगा के नहीं निकाले जाएंगे बल्कि अवाम की पॉकेट से लिए जाएंगे। और फिर एक और भी इंटरेस्टिंग खबर समी साहब कि पोलियो कैंपेन के हवाले से WHO की एक जैली जो इदारा है जो मॉनिटरिंग करता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसके बारे में पता चला कि वो घर बैठ के रिपोर्टें बना रहे थे। और मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा आबो हवा ऐसी है या क्या, कि WHO वाले भी जब आते हैं तो माशाल्लाह इधर वो RP रेंडर पावर वाले काम शुरू हो जाता है। तो उसमें खुद उन्होंने माना है और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है कि भाई ये घर बैठ के रिपोर्टें ना बनाएं आप। और शाजिया, एक बात जो रोज़ रह जाती है उस पर मैं इसलिए बात करता हूँ कि उसकी एक रेलेवेंस है। यूनान में इलेक्शन होना है 17 जून को, फिर से तय पाया है, और वहाँ पे ये लड़ाई जो यहाँ अभी थोड़ी अपनी शायद पीछे है, वो वहाँ बहुत आगे है। कहानी वो भी यही है, खेल वहाँ भी यही है कि ये जो 740 बिलियन का यहाँ पे है ये अवाम देंगे या कौन देगा, और वहाँ भी यही मामला है। वो कहते हैं जी कि वहाँ पे लड़ाई ये शुरू हो चुकी है कि ये पैसे आपने खर्च किए हैं, हुजूर आपने, हम नहीं देंगे। और इसी बुनियाद पे यूरोप का कायम रहना या टूटना ठहर गया है। और अगर डिसऑर्डरली करता है डिफ़ॉल्ट यूनान तो उसके क्या असरात होंगे। वहाँ के तकरीबन मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी माशी तबाही हो सकती है। इसको भी हम इग्नोर करें, कोशिश करेंगे आज इसको लाजमन सही। लेकिन आज हमें सबसे पहले बात करनी है मनी लॉन्ड्रिंग केस की। रहमान मलिक ने जो रेफरेंस भेजा शरीफ बरादरान के खिलाफ, नैब ने आखिरकार उस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। समी साहब, क्या हुकूमत वाकई एहतसाब करके मुल्क से करप्शन को खात्मा करना चाहती है, पाक करना चाहती है, या ऐसे कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी इंतकाम? देखिए, बात यह है कि ये तो एक अच्छी बात होती है कि अगर कोई किसी के बारे में करप्शन के चार्जेस हैं तो आप उनकी तहकीकात करें। अच्छा। लेकिन इस सारे मामले में टाइमिंग बहुत अहम होती है। अब अगर रहमान मलिक साहब या मौजूदा हुकूमत संजीदगी से करप्शन के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाह रही है, एहतसाब के हवाले से बात हो रही है, तो जो टाइमिंग है ना उसने इस सारे खेल को मशकूक बना दिया। मैं एक बतौर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये जो सारा मामला शरीफ फैमिली के बारे में तहकीकात से जुड़ा हुआ है ये सिर्फ कोई एक एहतसाबी अमल है। इसमें यकीनन सियासत है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे सदर साहब को भी, जो स्विस केसेस के हवाले से है, क्योंकि वो जो केस है स्विस, उसमें जो उनको जो सदर साहब पर जो इल्ज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम 60 मिलियन डॉलर। तो ये अब वज़ीर आज़म का भी बीच में बाद में मामला है, लेकिन ये दर हकीकत उससे जुड़ा हुआ है। तो ये अफसोसनाक बात है, आपने अपनी गुफ्तगू में जो पहले कही कि क्या हम 90 की दिहाई में चले गए हैं, तो मुझे लग रहा है जी हाँ बिल्कुल, सियासत 90 की दिहाई में वापस चली गई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन सियासी जमातों ने यह तय किया था कि एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे, तो वो तवज्जो कैसी है वो काजी साहब बता चुके हैं। आपके मजीद भी बताएंगे तफसील के वो किस तरह आवाम पर उसका बोझ डाला जा रहा है।
तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए मैं नहीं समझता कि खुश आइंद बात। नहीं, एक बात जो आपने की ना कि सियासत 90 की दहाई में वापस चली गई है, मुझे नहीं लगता कि उस दहाई से कभी ये बाहर निकली थी। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ा वाज़ेह सा मैसेज आया है शरीफ फैमिली के लिए कि हुजूर आप हमें ना छेड़ें, वरना हम ये भी निकाल लेंगे बाहर। देखें ना, मतलब मफाहमत। और ये मैं अभी गैरत ब्रिगेड की बात हो रही थी, मफाहमत, तो मैं समी साहब एक तजवीज़ थी अगर आपकी खिदमत में पेश करूँ कि एक 21वीं तरमीम ले आते हैं और उसमें ये ना ये जो शर्म हया गैरत इसको डिक्शनरी से बाहर निकाल दें, इसके इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए और बदनवानी का भी मतलब बदल देना चाहिए, उसे मफाहमत करार दे देते हैं। अब मामला ये है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जिस खबर की तरफ आपने इशारा किया है, ये यकीन समी साहब की बात ठीक है कि टाइमिंग, लेकिन मुराद क्या है? क्या ये वाकयात नहीं हुए? क्या उधर वाली करप्शन नहीं हुई थी? क्या इधर वाली नहीं हुई थी? पीपल हैव द राइट टू नो दैट। एक पता चले अवाम के पैसे थे, गलत थे। एक रहमान मलिक साहब इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर 2 दफा रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं जी ये 2 नंबर काम किया इन्होंने, ये कहते हैं उन्होंने किया। हमें बताओ भाई किसने किया या नहीं किया? अच्छा, हम तो आपकी मतलब मान रहे हैं, हम उनकी भी मान रहे हैं, कुछ सामने इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीज के पास एक दूसरे के काले धंधों के पत्ते अभी भी मौजूद हैं जो वक्त आने पर बार बार फेंकते रहते हैं। यही बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुई थी, जो मैं हमेशा से बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मामला स्विस केसेस का भी है, ये करप्शन का मामला नहीं था। ये मुकदमा जिस वक्त कायम किए गए थे सियासी बुनियादों पर कायम किए गए थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि ये जो मैंने केसेस बनाए थे मोहतरमा के खिलाफ, ये सियासी बुनियादों पर थे, हमसे बनवाए गए थे। और ख़ास तौर पर ये जो पर्टिकुलर केस था ना शादिया, इसमें जो हाई कोर्ट के जज जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, उनकी गुफ्तगू सैफुर रहमान से कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जल्दी सजा दो, ये वो भी आई। वो जज अपनी नौकरियों से गए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाना पड़ा। ये सियासी बुनियादों पर मुकदमात जो थे बनाए गए, उनको दोबारा इंसाफ के तराजू में डालकर और एक एहतसाब का नाम देकर जो अवामी मसाइल थे उनसे तवज्जो हट गई। और वो जो सियासतदान है, काई साहब ने सही कहा कि एक लिहाज से सियासत 90 की दिहाई से बाहर नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था ना एनआरओ पर। नहीं, वो असल जो उसमें बेसिकली तो जो मामला था सारे का सारा, जैसे अब ये कहते हैं अदलिया के फैसले पर अमल दरामद किया जाए, मियां साहब कहते हैं भाई केस क्या था? आपने तो बनाया था केस। यानी ये मुझे एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है कि एक तरफ तो ये कहना कि जनाब हम चाहते हैं कि बिल्कुल सियासत जो है वो इंतकाम से पाक होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही केस जो अपने जमाने में बनाए गए, जो झूठे बनाए गए, उनके बारे में कहना कि अदलिया के फैसले। लेकिन अब उन्होंने तो अदलिया को नहीं कहा दोबारा खोलने को। उस बहस में हम चले जाएंगे तो वो सारा फिर चला जाएगा। ये जो आपने जो इस वक्त मौजू है ना, जो आज जो हुकूमत ने ये कहा है कि क्योंकि हाई कोर्ट की इजाजत कह चुकी है कि आप जो पुराने मुकदमात हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ नहीं खोल सकते, तो एक नया रेफरेंस बना के भेजा कि जी उसको एक बतौर नया मुकदमे के ट्रीट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जो इस वक्त तो फोकस ये होना चाहिए कि ये जो तारीकी है पाकिस्तान में, ये कैसे हो। मुझे आप ये बताएं, मैंने आपको ये तारीकी इसलिए है कि ये सारी जो पार्टियां हैं ये अपने असासे और अपनी निजी एम्पायर बिल्ड करने के अलावा कुछ और करती नहीं रही हैं। अगर ये बात सामने आती है तो मैं इमरान खान साहब की इस बात पे यकीनन सपोर्ट करता हूं। ये बताएं हमें इनके अंदर और बाहर कितने असासे हैं, वो भी बताएं जो भी पावर में बैठे हुए इनके अंदर और बाहर कितने असासे हैं, हमें पता होना चाहिए। ये ऐसे नहीं है जैसे समी साहब कह रहे हैं कि नहीं छोड़ें, कोई बात नहीं यार, आपस में मिलजुल के करें। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जिंदगी हमारी आवाम के लिए बहुत अहम है कि 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले एक आदमी, उनकी इंटेग्रिटी है, उनको लोग वोट देते हैं 2 दफा, वो कहते हैं आप करप्ट हैं। सदर पाकिस्तान और रहमान मलिक वो कहते हैं जी आपने हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो सबका एहतसाब होना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा एक सित्म हुआ है ना, जो एक बड़े यानी एक बड़ी मायूसी की बात है, वो ये है कि आप एक जो इसी तरह का एक पुराना मुकदमा था मेहरान गेट, कल भी बड़ा जिक्र कर रहे थे आप ISI का, वो इमरान खान साहब ने असगर खान साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। असल उसमें मुद्दा ये था कि ये देखा जाए कि क्या ISI ने उस वक्त जो गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की थी, वो जो काम था वो कानूनी था या गैर कानूनी था, उस पर क्या हुआ। उस पर उसको तो छोड़ के पीछे सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे लग गई कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट को गिराने के लिए पता नहीं 200 कितने मिलियन रुपीस जो वो खर्च किए गए थे, वो कहां से आए थे। और अभी जो बात की जा रही है कि वो नोटिफिकेशन लाया जाए भुट्टो के जमाने का और देखा जाए कि कहीं, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब ये क्या होगा, अब ये होगा कि जनाब बिल्कुल ISI के चीफ ने तो वो जो काम किया वो तो सियासी नोटिफिकेशन वो तो मौजूद था कि सियासत में ISI ने हिस्सा लेना, तो उस कानून की रोशनी में ये जनाब बिल्कुल सही पैसे दिए गए और पैसे लेने वाले भी सही थे। लेकिन गालबन जो पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश थी, उस पे कुछ लोगों को सजा हो जाएगी। एक बात तो सामने आ गई ना, ये क्या करेंगे मसाइल हमारे हल। ये 740 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट हमारे सरों पे आन पड़ा है, बिल्कुल सही पड़ा है या ये अभी कम है। अभी ये इन बातों पे ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं
और अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं इनको आमने सामने। मैं तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, ना आप लगा रहे हैं, ना मीडिया लगा रहा है, ये इल्ज़ाम तो आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब हम दोनों हमारे लिए बड़े क्रेडिबल लोग हैं, मुझे लगता है हमें दोनों की बात मान लेनी चाहिए। खैर ये मेरी निजी राय है, आवाम कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये क्या हमारे मसले हल करेंगे? बिजली का मसला हल होगा ये अपने आप को अदालतों से बचाएंगे, या ये अपने इस जो पॉलिटिकल अरीना में अपने अकाउंट सेटल करेंगे, या इस ताले आजमाई में रहेंगे कि हम आगे आए, कौन बने प्राइम मिनिस्टर, कौन ना बने प्राइम मिनिस्टर, और मुल्क जो है वो कहाँ जा रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, मोहम्मद यार। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया। आप बात कर रहे थे कौन बनेगा वजीर आजम और सदर। इसी पर एक मेल आई है यूएसए से, अली मोहम्मद है, वो कहते हैं कि कौन बनेगा वजीर आजम और सदर, अवाम को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो इस चीज़ की है कि कौन देगा रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा पुरअमन सरजमीन जहाँ पर लाकानूनियत ना हो। शाजिया, ये जो बदनसीबी हमारी ऐसी है, और वो यूँ है, वो इस तरह है कि अगर आप इन लोगों में घूमो, एक दुनिया है जिस दुनिया में अगर हम कभी चले जाएं तो लगता है कि हाँ गुर्बत भी कोई चीज़ होती है, बिजली भी ऐसी है जो कभी नहीं आती। एक और दुनिया है, इतनी मुख्तलिफ दुनिया है जिसमें ये खुद रहते हैं, जिसमें बैठ के ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और एक उसकी बिल्कुल बरक्स दुनिया है। उससे एक कदम आप बाहर जाएं तो पता चलता है आप सियारे में किसी और सैयारे पे आ गए। तो जब तक किसी जो हम बात करते हैं, मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूँ कि रेलेवेंस नहीं बनती, लिंक नहीं बनता आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का उस रियलिटी से, उस इकोनॉमिक रियलिटी से जो एक आम आदमी की, ये जो बात तो बात आम आदमी की इकोनॉमिक रियलिटी, वो राजनपुर की मैंने आपको बात बताई। अल्लाह बख्श उसका नाम है काजी साहब, 6 बच्चों का वो बाप था। घर में जो हमारे जो नुमाइंदों से बात हुई कि उसके पास कोई रोजगार नहीं था और वो बहुत ही गरीब आदमी था। बच्चों जो घर वाले बता रहे हैं कि बच्चे कई दिनों से वो पूरी उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही थी, मुस्तकिल एक फाका कशी की सी कैफियत थी। तो वो रात के अंधेरे में चला गया गोदाम में कि वहां से वो गंदम को चुरा के ले था वो जी। तो वहां पर गंदम की बोरियां उस पर गिरी और वो उनके नीचे दब कर आके मर गया। तो मैं याद कर रहा था कि हज़रत उमर फारूक के ज़माने में हद थी चोरी की, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया कि जो आदमी भूखा अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको उन्होंने कहा कि इसके हाथ भी ना काटे जाएं। रियासत इस तरह जिम्मेदार होती है। ये मामला था, ये बिल्कुल हमारे जो मजहब में या जो हमारी अखलाकियात है उसमें ये दर्ज था। और ये सही कहा आपने कि ये क्या ताल्लुक है हुक्मरानों का, अकाबरीन का उन रियलिटी से जिससे आम आदमी गुजर रहे हैं। मुझे बताएं कि वो जो 6 बच्चे यतीम हो गए, अल्लाह बख्श, जिनका बाप इस दुनिया से चला गया, क्या कसूर था उनका? गरीब थे, इससे बड़ा क्या कसूर होता है समी साहब? जब आप जो है आप, और दूसरी बात ये शाजिया, ये जो बदनवानी का मसला है ना, यहाँ पे बड़े इसको हम बड़ा सतही तौर पे लेते हैं। अब मसलन ये जो चोरी करने गया था, इसको हम चोरी तो नहीं कह सकते। हमारे मज़हब में जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी, जिसमें हज़रत उमर का ये भी एक आपको याद है कि दरिया फरात के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा सोएगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये कौन है, ये कौन से हुक्मरान है, ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? एक कॉलर है हमारे से टेक्सला से, सिकंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा काजी साहब से सवाल है कि अभी तक इस मुल्क में कुछ सही भी हुआ है या हमेशा नेगेटिव पेश कर रहे हैं? जब से प्रोग्राम शुरू है ये हमेशा नेगेटिव ही पेश किया जा रहा है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, जो अच्छा हुआ है हम उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं। हमारे एक अखबार में एक सफ़ा उस अच्छे के लिए भी होता है, मगर हम जो पॉइंट आउट करते हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो आवाम के राइट्स हैं, जिसे इन्फ्रिंज किया जाता है, जिन्हें वायोलेट किया जाता है, हमारा मकसद, इस मीडिया का मकसद ये है कि हम उसको सामने लेके आएँ। बहुत अच्छा हुआ है, जरदारी साहब के लिए अच्छा हुआ है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत अच्छा हुआ होगा, और हुक्मरानों के लिए, MNAs के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। तो कल से उनका चर्चा कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ बिलियंस और अरबों रुपए बनाए हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा हुआ है, कल से उनका जिक्र कर लेते हैं। मैं आपको नहीं जानता आपका क्या पेशा है, आप अच्छा कर सके या आपको मौका नहीं मिला, लेकिन बुरा हुआ है इस मुल्क के अवाम के साथ 62 बरसों में, और हमारा मनसब ये है कि हम उसको सामने लाते रहे। मेरा ख्याल है एक और कॉलर है, कॉलर ने जो बात कही ना, ये तो आपने जवाब दिया ठीक, लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि थोड़ा सा जब मेरा आपके साथ हमेशा इसी बात पे झगड़ा रहता है कि जब आप बात करते हैं ना तो आप बिल्कुल एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। आप कहते हैं कि बस जनाब ये तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो बेहतरी हो ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है कॉलर ये कभी नहीं कहा, इस जानब मैंने ये कभी नहीं कहा ये बेहतरी, क्योंकि आप कहते हैं वो से भी कुछ नहीं होगा, आप कहते हैं ये कोई और आ जाएगा, सारे ऐसे आएंगे। कम से कम मुझे वो कहें जो मैं कहता हूं, मैं ये कभी नहीं, इतनी बेहतरी हो सकती है कि एक जो आपका कोई दानिशवर नहीं मानता, जो आपका कोई निसाब नहीं मानता, 1-1.5 साल में इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदल सकती है।
मगर जिन लोगों से आप उम्मीद लगा बैठे हैं, उनसे नहीं जिनका बदल मकसद सिर्फ अपनी और अपने अहले खाना की तकदीरें बदलना है, उनके हाथों नहीं बदलेगी और वो किसी और के वोट से हाथों तब्दील होगा बदलेगी, ना। किसी और वोट से मैं ये कहता हूं वोट सिर्फ हाथ से ही नहीं, पांव से भी डालना पड़ेगा वोट आपको, तो फिर होगी तब्दीली। हाथ वाला वोट 62 साल से 35 दफा हम डाल चुके हैं। बात यह है, तब्दीली की बात करते हैं, ये जमीन भरी पड़ी है बेशुमार जो है वो खजानों से, लोगों के पास इतनी सलाहियत है, इतनी जान है, 65% यहाँ पे 65% यूथ है, वो बदल सकती है। मगर आप मगर ये कब्जा ग्रुप से जान तो छुड़ाएं, कब्जा ग्रुप से जान तो छुड़ाएं, जो 12 रुपए की LPG जो है वो 150 रुपए किलो में बेचती है, इससे जान तो छुड़ाएं। हो सकता है, मैं समझता हूं मेरा जो नुक्ता नजर वो बड़ा रजायत से भरपूर है, और मैं ये नहीं कहता गुफ्तगू से रजायत नहीं आपकी नजर आती नहीं, लेकिन रियलिटी में मुझे तो बहुत नजर आता है। नहीं, रियलिटी में बात यह है कि आप किसी सिस्टम में चीजों को ठीक करेंगे ना। एक से अगर कुछ लोग बुरे हैं, अगर कुछ लोग बुरे आ गए तो उसी सिस्टम में आप उनको तब्दील करेंगे ना। आप अगर ये कहें कि ये सिस्टम में अच्छा लोग आ ही नहीं सकता, कॉलर ने यही बात जब नए लोग अच्छा हुआ, जब नए लोग आप बता देना, आप बता दे क्या अच्छा हुआ। अच्छा, हमेशा इस मुल्क में जो राइट सबसे पहले मिले पाकिस्तानियों को, वो एक सियासतदान ने दिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने राइट्स दिए सबसे पहले। उससे पहले क्या होता था, वो एक सियासतदान था। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का दौर है, बहुत सारी बातें बुरी भी हुई होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए वो एक सियासी दौर। आप मुझे ये बताएं, बहुत सारी चीजें टोकनिज्म की बात है, लोग फांसी चढ़ गए, लोग यहाँ से बेघर, यहाँ से उनको जलावतन कर दिया गया, आपके नजदीक वो टोकनिज्म है। और आप बिल्कुल भी वो जिस तरीके से लपेटते हैं, वो उस कॉलर में यही बात कर लें, फिर बात करें। मुझे आप ये बताएं, ओवरऑल रोजाना 25,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे, इंडिविजुअली तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखें ओबामा काला था, सदर बन गया, सारे काले सदर बन गए, 80% काले जेलों में हैं। तो सारे काले कैसे बनेंगे? बात सुने ना, अब आप कैसे बनेंगे सारे काले? टोकनिज्म की ना करें, हम जब बात करते हैं तो बिग पिक्चर की बात करें। टोकनिज्म नहीं है। बिग पिक्चर ये है कि आपके, इसका मतलब यह है कि कालों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो मेहनत करें तो सदर बन सकते हैं। ये टोकनिज्म नहीं है, आप कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आप पूरे सिस्टम से लोगों का इत्तेमाद उठाते हैं, जहां पर ये जो आप बोली बोलते हैं इससे फायदा कुछ तीसरा लेके जाता है। अक्सरियत जेलों में उनकी गरीबों की और मैक्सिकन्स की, और एक काले को बना के कहते हैं देखे काला भी बन सकता है। हालांकि जब वो सदर बन जाता है तो वो काला नहीं रहता, वो बुश ही होता है, लेकिन उसकी स्किन काली। लेकिन वो आए भी तो एक सिस्टम के जरिए, वोट सिस्टम के जरिए, माल का सिस्टम। वो बिल गेट के बूट पॉलिश करके आए हैं, वो सरमाएदारों से पैसे लेके आए हैं, वहां पे खुद नहीं बन गए। वो किसी भी कॉलर ने यही कहा बेसिकली कि कोई एक अच्छा चीज बता दे इसमें, और यही मैं आपसे एक और कॉलर है हमारे साथ, जहां बड़ी अच्छी धुनें बनी है, मूसीकी बड़ी अच्छी बनी है, लोगों ने गाया बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है, आपको पता है ना। कश्मीर से कॉलर है हमारे साथ बशीर। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ, बाखुदा यानी ये प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है कि मैं सुबह काम पे भी देर से जाता हूँ, सिर्फ प्रोग्राम देखता रहता हूँ। नहीं, आप काम से देर न किया करें, आपको नुकसान ना हो जाए कोई। मेरे दो सवाल ये हैं आपसे कि एक, इन हुक्मरानों से आप ये तो पूछ लें कि पाकिस्तान के डेली के टोटल अखराजात कितने हैं और टोटल टैक्स कितना हो रहा है। इनसे ये पूछ के बताएं कि लाखों करोड़ों में लीटर पेट्रोल हमारा डेली जाता है, 1 लीटर के पीछे अगर 30 रुपए टैक्स है तो अरबों रुपए ये टैक्स आ रहा है। तो इनसे पूछे अखराजात हमारे 10 अरब है, तो ये 50-100 अरब तो हमारे यहाँ आजाद कश्मीर जिला मुजफ्फराबाद से 10 करोड़ रुपया डेली टैक्स जा रहा है। पेट्रोल पंपों का मैंने हिसाब लगाया है कि कितने लीटर इस पंप में आता है, कितने एक पेट्रोल पंप है, यहाँ 50,000 लीटर एक पेट्रोल पंप पे डेली पेट्रोल खर्च हो रहा है। 50,000 लीटर एक पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल जा रहा है तो 30 रुपए के हिसाब से लगाएं, अरबों रुपए ये हुक्मरान खा रहे हैं, फिर भी बाहर से भीख मांग रहे हैं। खुदा के लिए इनको बोलो भीख मत मांगो। ईरान को क्या कर दिया? मार दिया। ईरान का सब कुछ बंद कर दिया। वो अपनी बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका। आपकी इस कॉल का जवाब हम देंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि नेट सप्लाई की बहाली पर अस्करी और हमारी जो सिविल क़यादत है अभी तक उनमें इख्तलाफात क्यों हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक ईमेल है अब्दुल सत्तार ने लिखी है, समी साहब स्पेशली आपके लिए।
समी इब्राहिम साहब, वोट के जरिए तब्दीली की बात करते हैं जहां आवाम 50 साल से अपना वोट बेच रही है। आज के दौर में बिजली इस मुल्क की मईशत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। मेरी समी साहब से ये गुजारिश है कि वो अपनी गुफ्तगू में बिजली की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए, इस पर रोशनी डालें। मुल्क में तब्दीली सिर्फ वोट से ही नहीं बल्कि एहतसाब और अदलिया के एहतराम से भी मुमकिन है। स्पेशली ये पहले मैं बशीर साहब हाँ बिल्कुल, रोजाना टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि जो पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लिए जा रहे हैं ना, खासतौर पर लेवी, वो तो एक, मैं तो इसे भत्ताखोरी कहता हूँ, हुकूमती भत्ताखोरी। लेकिन मैं उनसे बशीर साहब से ये कहूँगा कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि हुक्मरानों से पूछें, ये उनका काम है कि जिस वक्त उनके पास लोग आते हैं ना इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, हमें वोट दें, तो जो उस वक्त उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उनसे सवाल करें कि ये जो भत्ता आपने लिया हमसे, ये क्यों लिया, और अगर लिया तो इसका क्या, इसका आपने इस्तेमाल किया, और उस वक्त फिर ये मेक श्योर करें कि जिन लोगों ने भत्ता लिया उन्हें दोबारा वोट ना दें। अब ये जो ईमेल है ना, इसमें उन्होंने जो बात कही है कि ये बिल्कुल सही है, अदलिया का एहतराम भी होना ज़रूरी है और एहतसाब भी होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि एहतसाब ऐसे हो कि वो नज़र आए कि वो शफाफ है, और अदलिया भी अदल ऐसे करे कि वो नज़र आए कि वो शफाफ हो। ये नहीं कि मंसूर इजाज़ का बयान तो वीडियो लिंक से ले लें और हुसैन हक़ानी के मौके पर बात आए तो कहें नहीं, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए ये जो इदारे हैं अपनी इन्होंने रिस्पेक्ट लूज़ की है। लेकिन फिर उन्होंने कहा है ना कि वोट के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती, ये मुल्क वोट के ज़रिए बना, ये मुल्क वोट के ज़रिए बना, और इसमें जो तब्दीली, ऐसी तब्दीली जिसमें अवाम की बेहतरी होगी, वो वोट के ज़रिए ही आएगी। मेरा इस पर ईमान है। हाँ, अवाम जो है अगर वो अपना इख्तियार जो उनके पास है उसका सही इस्तेमाल करें, और मुझे यकीन है माजी में नहीं भी हुआ तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो बेटर ट्रेड करें। वोट बेचना है ना, तो एक बेहतर उसका सौदा करें, और वो सौदा क्या है, उन लोगों से जो उनके पास वोट लेने आते हैं उनसे ये कहें कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको आप हल करें, हम आपको वोट दें। अच्छा, वो उस टाइम फॉर द टाइम बिंग कह देंगे हम हल करेंगे, बाद में वोट देने जब निजाम चलेगा ना शाजिया, जब सिस्टम चलेगा। हुआ क्या है, यहाँ पे सिस्टम पूरा चला नहीं, लोग वोट के जरिए बरसेकदार नहीं आए, बज़ाहिर वोट के जरिए, लेकिन पीछे एजेंसियां थी। अगर ये निजाम पूरा सही तरीके से चलेगा, सियासतदान को अगर ये पता होगा कि मैं हकीकी मायनों में वोट की वजह से आऊंगा, तो फिर 2000 उस निजाम में रहकर वो काम करेगा और लोग भी अपना। ये तो बता देना, ये चलता रहे 2090 तक हो जाएगा तो हम आवाम को कह देना आप इंतजार कर लें 2090 तक। अच्छा, मुझे मान लिया आपकी बात। अपनी जिंदगियों में 60-70 साल की जिंदगियों में इंतजार कर करके नस्लें मर रही हैं, मान लिया और मर रही हैं। समी साहब 62 से लेके अब तक उन्हें ना बताएं अगली कहानी, मान ली। और जब उनकी जिंदगियां मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया कि 1.5 साल में 2 साल में आप इतनी पैल्पेबल चेंज ला सकते हैं, क़यामत बर्पा कर दी सरमायादारी निजाम ने। सांस लेने का वक्फा बात तो करें, आप बैठे इस्तेसाल होता रहे, आप जूते खाते रहें, इंशाल्लाह ये ना करें, कैसे ना करें लोग। अच्छा, आप बता देना कैसे, आप मुझे कैसे, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 10 बंदे खड़े हैं, कोई एक आदमी खड़े होने की सलाहियत रखता है। अपनी बात तस्लीम कर ली, गलत है। अब आप मुझे इसका हल बता दें, हल कैसे होगा? हल ये है कि जिस वक्त तक आइन में हम ये तब्दीली नहीं करते कि सरमाया, कौन करेगा तब्दीली? ये जिनको हम कह रहे हैं। कैसे होगी तब्दीली? हम जिनसे हम कह रहे हैं कि ये सियासतदानों से कह रहे हैं ना जी, सियासतदानों से तो आप तो कह रहे हैं कि ये कर ही कुछ नहीं सकते, फिर उनसे क्या कहें? मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त तक ये बैठे हुए हैं, जब तक ये इलेक्ट होके आते रहेंगे, ये तब्दीली नहीं करेंगे। जो तब्दीली इनको सुने बात, जो तब्दीली इनको इख्तिदार से हटा के असल लीडरों को ले आए, ये वो करेंगे। अच्छा, इनको ये वैसे ये जहां बैठे हुए हैं, ये सारे लोग नाम ज़हन में लाएं, एक एक, ये इस एल हैं जहां बैठे हुए हैं। कैसे तब्दील करेंगे इनको काजी साहब? तकरीर नहीं, मुझे हल बताएं। आवाम मायूसी नहीं चाहती, वोट के जरिए नहीं करेंगे। जिस तरह यूनान में उठ के उन्होंने किया, उस तरह करेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे नहीं, यूनान में वोटों के जरिए हराया ना, यूनान में वोटों के जरिए हराया, पार्टीज को वोटों के जरिए हराया। अब इलेक्शन हो रहे हैं, खुद आपने फरमाया अभी 17 तारीख को होगा इलेक्शन होगा ना। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन से पहले वहां पे 30-30 लाख आदमी बाहर आया, मूवमेंट चली, उसने अपने नए स्ट्रक्चर्स बने। तब्दीली कैसे? नए स्ट्रक्चर्स बने। तब्दीली कैसे? वोट के जरिए ना। नहीं, जिस वक्त आवाम खुद मोबिलाइज नहीं हुए, आप जब तब्दीली चाहते हैं कि यहीं पे तब्दीली खत्म कर देते हैं जो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे नहीं होनी सर, यहाँ पे नहीं होनी। इलेक्शन हो रहे हैं और जो पिछले इलेक्शन थे उसमें बड़ी पार्टियों को हराया, अवाम ने हराया, इसलिए तब्दीली है। मुझे नहीं पता आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। एक बंदा उठा वहां से, एक पार्टी से अलहदा हुआ, उसके बाद उसके पीछे लोग आए, अभी भी उसको अक्सरियत नहीं मिली, अगले वोटों में उसको अक्सरियत मिल जाएगी, वोटों में। लेकिन मैं वोटों में लेकिन बात, और यहाँ पे भी आएगा, उम्मीद रखें, ये बड़ी जबरदस्त कौम है जिनसे आपने उम्मीद रखी है, जिन्हें बैठ के आप डिफेंड करते हैं, इनको मंजर से हटना पड़ेगा। जिनको आप सपोर्ट करते हैं इनको हटाना पड़ेगा। नहीं समी साहब, नहीं आवाम से नहीं, आपकी उम्मीद उनसे नहीं है। आप कहते हैं ये जो पार्लियामेंट में बैठ के सौदे कर रहे हैं आवाम के राइट्स का, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आवाम को डिफेंड करते हैं, सियासतदानों को। आवाम ठीक है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। मुझे आगे बढ़ने दें प्रोग्राम में। फैसलाबाद से हमारे साथ हमारे आवाम खवास को कहते हैं ना,
अब फैसलाबाद से हमारे साथ मोहिउद्दीन है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसलाबाद में 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। आबिद शेर अली और जो राना सनाउल्लाह हैं उनमें इख्तलाफात कुछ बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी ग्रोहबंदियां कर ली। क्या वजह है इसके पीछे और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस मसले को हल करने के लिए कितनी संजीदा नजर आ रही है और क्या कोशिशें कर रही है? मोहिउद्दीन से बात कर लेते हैं। मोहिउद्दीन, क्या झगड़े आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह में? शादिया, झगड़ा तो काफी तूल पकड़ चुका है, ये तो बहुत पुराना इनका झगड़ा है और झगड़ा सिर्फ यही है यहाँ चौधराहट का कि मुस्लिम लीग नून की फैसलाबाद में चौधरी किसको तस्लीम किया जाए, और ये तकरीबन पिछले 10 से 15 साल से ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन अब ये अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के इजलासों में नहीं जाते और ना उनके कारकुन एक दूसरे के इजलासों में जाते हैं। यहाँ अगर जो राना सनाउल्लाह हैं वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं और तमाम जो तकरीबन MPAs हैं वो उनके साथ हैं। दूसरी तरफ जो आबिद शेर अली हैं वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं और एक बड़ी जो तंजीम है या बात की जाए जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन है वो उनके साथ हैं। चंद दिन 3 हफ्ते पहले यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, वज़ीर आला पंजाब, तो बस सर्विस का इफ्तिताह करना था। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बस के अंदर सवार हो गए वज़ीर आला के साथ, लेकिन आबिद शेर अली को वहां पर सवार नहीं होने दिया गया और बाकायदा तौर पर धक्के दिए गए, जिसकी वजह से वो तकरीब से चले गए। 3 दिन पहले जब दोबारा वज़ीर आला पंजाब यहाँ आए लैपटॉप तकसीम करने के लिए, इकबाल स्टेडियम में बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया, तो आबिद शेर अली का जो ग्रुप है पूरे का पूरा वो इस तकरीब में नहीं आया। उन्होंने गैर एलानिया तौर पर उसका बाइकाट किया और ये बड़े इतने संगीन सूरत इख्तियार कर चुके, कारकुन भी अभी यहाँ पर तकसीम हो चुके हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए मोहिउद्दीन के ये जो इस वक्त जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो धड़ेबंदी है या सियासतबाजी है उसका जो आने वाले इंतखाबात में क्या असर पड़ सकता है, और जो दूसरी सियासी जमातें हैं जिनमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी है उनमें भी इसी तरह की धड़ेबंदियां हैं, या क्या आप देखते हैं रुझान अब किस तरफ जाएगा? समी साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज की धड़ेबंदियां हैं ये सबसे ज्यादा संगीन है। देखिए राना सनाउल्लाह जो है वो उस हल्के से MP हैं जहां उनके ऊपर जो कौमी असम्बली की सीट है उसके ऊपर वही आबिद शेर अली MNA, यानी दोनों के घर भी तकरीबन करीब है और इलाका भी एक है। अब आबिद शेर अली साहब के जो वालिद हैं चौधरी शेर अली MNA का मुतअद्दिद मरतबा पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, उन्होंने अखबार में इंटरव्यू दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि वो आजादाना हैसियत में सनाउल्लाह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। सनाउल्लाह के ग्रुप ने ऐलान कर दिया कि उनका एक कारकुन असगर अली उसका नाम है, वो आबिद शेर अली के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेगा और वो बाकायदा इस पर बजीद है। चंद दिन पहले कॉर्नर मीटिंग्स हुई, जनाह कॉलोनी फैसलाबाद एक बड़ा गुंजान इलाका है, बहुत पुरानी आबादी है, वहां पर जलसे में बाकायदा तौर पर गलीज जुबान इस्तेमाल की गई दूसरे कारकुनों के लिए। इन राना सनाउल्लाह के ग्रुप ने जलसा किया अपने इलाके में जाकर। ये तो बात सही है, मैंने सवाल ये किया था कि दूसरी सियासी जमातें इसका फायदा उठा सकेंगी या वो भी इसी तरह टूट फूट का शिकार हैं? भरपूर फायदा उठाएंगी, टूट फूट का शिकार नहीं है। वो ग्रोहबंदी हर जमात में है, पीपल्स पार्टी में भी ग्रोहबंदी है, राजा राज का एक ग्रुप है, राना आफ्ताब एक ग्रुप में बैठा हुआ है, इस तरह तरीके इंसाफ का भी यहाँ पर अगर तंजीम छोटी है लेकिन ग्रुप बंदी है। तारक चौधरी एक को लीड कर रहे हैं, एक असद मोअज़्ज़म और फैजुल्ला कमोता वगैरह जो नए शामिल हुए हैं ये लीड कर रहे हैं, लेकिन इस कदर नहीं है कि गालियां दी जाए दूसरों को, उनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ने का कहा जाए। बाहर यही नजर आ रहा है ये जो ग्रुप बंदी है इसका फायदा दूसरी जमात उठाएगी और इलेक्शंस पर ये इसका असर हो सकता है। बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन। ऐसी सूरत में भी है। मैं कमेंट कर दूं, जब नजरियात पार्टी से निकल जाते हैं, पहले एक ज़माना था जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ना समी साहब, वो जब भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तब नजरियात पार्टीज के अंदर थे। अब क्या है, अब मालियात पार्टी के अंदर है, अब कब्जा ग्रुप पार्टी। अब ये लड़ाई क्या है, ये सारी कब्जे की लड़ाई है। अब हमको फिर 2 मिल गई ऑप्शंस, एक तरफ राना सनाउल्लाह, दूसरी तरफ आबिद शेर अली। इमरान खान भी आ जाएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट लोग, वही इमरान खान के साथ आप कहते हैं कि कौन से लोग आके बैठ गए, तो कुछ अच्छे भी होंगे, सारे तो बुरे नहीं। अब बात क्या है, बात ये है कि जब नजरिया खत्म हो जाए तो फिर मालियात ले लेती है। अभी जो उन्होंने मुझे बात कंप्लीट नहीं करने दी, जब तक हम मालियात के उनसर को मिनहा नहीं करते इलेक्शन से और हर आम और शरीफ आदमी को अहल नहीं बनाते इलेक्शन लड़ने देने के लिए और उसको क्वालिफाई करने के लिए या आपको आबिद शेर अली होना पड़ता है या आपको राना सनाउल्लाह होना पड़ता है, तो फिर नतीजा यही नहीं। हाफिजाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। वहाँ की जो यूथ विंग है उसने नवाज शरीफ ने कल जो वहाँ पर दौरा करना है, जलसा करना है हाफिजाबाद में, उन्होंने इसके एहतजाज का ऐलान किया है मियां नवाज शरीफ की आमद पर। क्या वजह है, बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं हाफिजाबाद से कैसर नदीम साकी। कैसर नदीम साहब, क्या नाराजगी है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, मुस्लिम लीग नून का जो यूथ विंग है क्यों नाराज है पार्टी कायदीन से? चलिए, ये भी सूरत हाल फैसलाबाद की तरह हाफिजाबाद में भी पाई जा रही है कि हाफिजाबाद में कल मुस्लिम लीग नवाज के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो हाफिजाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में जो है
बिजली गैस की लोड शेडिंग के हवाले से एक एहतजाजी जलसा मुनक्कद कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग यूथ विंग जो है उन्होंने उनकी जानिब से एक बैनर और फ्लेक्स बोर्ड कुछ जो है वो स्टेडियम के अंदर लगाए गए, जिस पर जिली क़यादत जो है उन्होंने कहा कि ये बैनर आप और ये बोर्ड जो है ये उतार दें। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जिस पर दोनों के दरमियान तलब करानी भी हुई। जिसके बाद यूथ विंग के जो ओहदेदारान थे या वर्कर थे उन्होंने बाकायदा तौर पर डीसी हाफिजाबाद को जाकर एक तहरीरी तौर पर दरखास्त दी कि यहाँ पर कोई हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कहें कि हमें भी यहाँ पे जो है फ्लैक्स वगैरह लगाने दें, हमारे ये फ्लैक्स नहीं उतारे। इन्होंने हमारे फ्लैक्स उतारे हैं और उनको फाड़ा भी है, जिस पर डीसी हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मैं वज़ीर आला पंजाब होते तो मैं इसमें ये तो बात ठीक है, ये आप शिकायत क्या है? जी मैडम क्या रिपीट कीजिएगा? शिकायत क्या है जो इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है? मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं जो नहीं लगाने दे रहे बैनर्स, यूथ विंग है, इनको शिकायत क्या है मुस्लिम लीग नून की कायद से? मैडम असल में यहाँ पर भी आबद शेर अली का नाम लिखा गया है, और आबद शेर अली का नाम जो हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा है अफजल हुसैन तारड़ और उनके कुछ हवाली हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर आबद शेर अली का नाम नहीं लिखा जाएगा। और इसी सूरत हाल की वजह से मैं आपको ये बताऊं कि इनके अफजल हुसैन तारड़ जो है ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त है। इनके दामाद है हसनैन हैदर तारड़ और मकामी एमएलए सारा अफजल तारड़ के वो बहनोई है, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं अपने साथियों समेत। और ये भी बात आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो साबिक जिली सदर है मुमताज तारड़ उनका नाम है, वो भी अफजल हुसैन तारड़ और साबिक सदर रफीक तारड़ के करीबी अजीज है, वो भी कल मियां नवाज शरीफ हैदराबाद में जलसा करेंगे। और उनकी तरह दी जा रही है कि वो कल लाहौर में इमरान खान से बात करेंगे, वहां पे वो भी पार्टी में शामिल होने के जो है उनके भी इम्कान आता है। वो अपने साथ 8 से 10 जिला शहर के जो नाज़मीन है उनको भी लेकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर आपका, बहुत इसमें मैं एक और भी प्रेडिक्शन कर दूं। प्रेडिक्शन तो नहीं करनी चाहिए, कल समी साहब ने नजूमियों की बहुत वो लत्ते लिए हैं कि अब क्या खुदा का नाम ले बंदा। नहीं, आप लॉजिक की लॉजिकली बात करता हूं कि ये जो आपको मुस्लिम लीग नून में नजर आ रहा है ना, जरा पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट से बाहर निकलने दें, इसमें जो ड्रामे लगेंगे ठीक है, क्योंकि 4-5 अभी तो गवर्नमेंट है ना साथ, अभी तो अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिस्ट भी साथ रहते हैं। फिर उसके बाद आपको कई बाबर अवान नजर आएंगे। वो बाबर अवान साहब तो बदनसीबी ये थी कि हुकूमत के दौरान ही उन्हें जरा गर्म जगह पे पांव रखने की एक कैफियत बन रही थी, तो वो फौरन दाएं हो गए। बाद में सुना उन्होंने माफी वापसी मांगी, लेकिन नहीं दी जरदारी साहब ने। मगर ये जो सारी आपको टूट फूट सियासी पार्टियों में नजर आ रही है, ये इस ऐद का एक बड़ा खासा है, ये आपको आइंदा भी नजर आएगी। और ख़ास तौर पे जब रूलिंग पार्टी बाहर आएगी तो आप इसमें देखेंगे कितने फैक्शन बनते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनको हिस्सा नहीं मिला और फिर आगे कुर्बानियां देने का वक्त होगा अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से बाहर जाती है। ये टूट फूट क्यों है? क्योंकि कोई एक नजरिया नहीं है जिस पे चल रही है, और नजरिया एक ही है, क्या? ताकत और माल। इससे निकलना पड़ेगा। सही। कॉलर है लाहौर से नासिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये मैं दोनों काजी साहब और समीर साहब के बहुत अच्छे फ़ैन हूँ, कह लें कि ये बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, हालात है हाजरा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तज्जिया करते हैं। तो ये समीर साहब जो हैं ये वकालत कर रहे होते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट की, और मोस्टली पीपल पार्टी को फेवर करते हैं या डेमोक्रेसी के पीछे छुप जाते हैं ये इस सेंस में। और जो काजी साहब हैं वो ऑलवेज अवाम को बड़ा अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं। तो मैं बहसियत अवाम ही काजी साहब के साथ एग्री करता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नज़रिया जो है वो इमरान खान का इस वक्त ऐसा है कि जो स्टैंड कर रहा है स्टिल शुरू से ही लेकर आखिर तक, और उसमें जो बुनियादी नज़रिया मैंने नोट किया है वो अवाम की खिदमत है। बाकी जो जितने भी पार्टीज हैं ना, इन्होंने अपने अपने कोई बिजनेस वगैरह डेवलप कर लिए हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया नासिर आपका। बड़ी अच्छी बात है कि अवाम में उम्मीद की कोई तो किरण है, भले इमरान खान से हो। लेकिन मैं तो एक ताज़ातन खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के लिए कोलिशन सपोर्ट फंड की फराहमी नेटो सप्लाई से मशरूत कर दी गई है। अमरीकी कांग्रेस में इमदाद मशरूत करने से मुतालिक तरमीम भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। कल ये खबर आई थी कि व्हाइट हाउस की जानिब से इसको वीटो कर दिया गया है। कांग्रेस ने जो पाबंदियां लगाने का कहा था, इमदाद रोकने का कहा था कि नेटो सप्लाई अगर बहाल नहीं होगी इनकी इमदाद दी जाएगी, जबकि व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया था कि इमदाद नहीं रोकी जा सकती, इससे बहुत से मामला ताल्लुकात और ज्यादा खराब होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो तरमीम है इसके हक में 412 और मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट डाला गया है। नेटो सप्लाई की बात कर लेते हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। अब देख लें कि उन्होंने फिर जो है वो मुखालिफत कर दी है। व्हाइट हाउस ने कल कहा था कि इमदाद नहीं रोकेंगे। चलें ये तो बात हुई।
हमारी जो अस्करी और सिविल की आदत है नेटो सप्लाई की बहाली पर अभी भी इख्तलाफ नजर आ रहा है। कियानी साहब ने जाना था शिकागो कॉन्फ्रेंस में, अब उन्होंने अपना जो दौरा है वो उसको कहा है कि मैं नहीं जा रहा। कहीं कियानी साहब ये तासुर तो नहीं दूर करना चाहते कि फौज का भी किरदार है कोई नेटो सप्लाई की बहाली में? इस वक्त बड़ा, पहले तो ये जो अभी आपने ताज़ा तरीन बताई, देखें अमरीकी कांग्रेस ने वो किया जो उनकी समझ में अमरीका के मफादात में है। हाँ। एग्जेक्टिव उनकी वो करेगी जो अमरीकी मफादात में है। ऐसी सूरत हाल में हमारी पार्लियामान को और हमारी एग्जेक्टिव को भी वही सोच अपनानी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान का मफाद हो। अगर पाकिस्तान का मफाद लड़ने में है तो आपको लड़ जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि इस सूरत हाल से बचने के लिए कोई राह निकाल के साइड से गुजरना है तो गुजर जाना चाहिए। वो अब ये हमारे अकाबरीन पर मुनसर है कि वो किस तरीके से इसका फैसला करते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की ना नेटो सप्लाई के हवाले से, ये मैं ये तो नहीं कहता कि ये इख्तलाफात हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए कि जो पहले ऐलान हुआ था, अखबारी इतलात थी कि जनरल कियानी साहब उस डेलीगेशन में शामिल हैं। फिर अब ये इतलात आ रही हैं कि वो नहीं जा रहे और सदारती तर्जुमान जो हैं फरतुल्लाह बाबर, अखबारी इतलात के मुताबिक उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि वो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बात हुई थी कुछ 5-6 दिन पहले इस्लामाबाद में जनरल आए थे, जनरल करीमी अफगानिस्तान फौज के सरबराह, और इसाफ के जो कमांडर हैं जनरल जॉन एलन और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दरमियान मीटिंग्स हुई थी। तो तब अखबारात में बड़ी स्पेकुलेशन हुई थी, अमेरिकन मीडिया ने भी स्पेकुलेट किया, जिसमें ये कहा गया कि कोट किया गया जनरल एलन को कि बर्फ़ पिघली है और नेटो के हवाले से जो है ना चीज़ें बेहतर होगी। उस वक्त तक ISPR ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 3 दिन के बाद कल जब यह खबर आई कि जनरल कियानी साहब अमेरिका नहीं जा रहा है, साथ ही ISPR ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया काई साहब, जिसमें यह कहा कि उस सह अफ्रीकी इजलास में नेटो सप्लाईज के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। तो इससे कुछ एक डाउट जरूर क्रिएट हुए हैं कि शायद अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पे नहीं है, या बाज़ औक़ात कोई हिकमत अमली का नतीजा भी हो सकता है कि सियासतदान ये कहें कि देखें हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको इस हवाले से रिजर्वेशन है, इसलिए हमारी ये मजबूरी है, हम ये नहीं कर सकते। बहरहाल मैं ये इस वक्त ज़रूरत ये है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, बज़ाहिर बाहर आपको जो कुछ भी नजर आए, लेकिन एक लाइन पे होना चाहिए, इत्तेफाक की राय होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और इससे निकलने के लिए सही। एक कॉलर है हमारे साथ लंदन से, अबू शारिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात ये है कि ये समी साहब माजरत के साथ आप हर वक्त जो है पीपल पार्टी की इधर रिप्रेजेंट उन्हें करते रहते हैं और उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी करप्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं स्विस अदालत में साबित हो चुकी है और वो पैसे वो वापस ले चुके हैं जिनको उन्होंने पहले क्लेम किया था कि हमारे नहीं है, और केस वापस लेने पे उन्होंने पैसे ले लिए। एनीवे, दूसरा ये आप बात कर रहे थे इसकी नेटो सप्लाई की, बात ये है कि एक चीज है कि आपने थोड़े दिन पहले बात की थी कि फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, पता नहीं 65 वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई मेरे 24 फौजी मरते हैं तो फौज कहती है जी माफी मांगो, लेकिन जब 40,000 पाकिस्तानी मर गए हैं और फौज उसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? वो पाकिस्तानी इंसान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे। क्या हमसायों के जब दिया गया है कि जी जाओ जी हमारे हमसायों को मारो, क्या वो हमसाया मुल्क जो है वो पाकिस्तान मुसलमान नहीं थे? सही, तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अबू शारिक आपका। नहीं, ये जो उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान के तमाम शहरी चाहे वो फ़ौज में हैं या वो सिविलियन हैं, उनकी जो ज़िंदगी हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अगर माफ़ी हम मांगने की बात करते हैं सलाला चेक पोस्ट पर, तो बिल्कुल ये सही है कि जो पाकिस्तानी इस जंग में मारे गए, जो ड्रोन हमले होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो गालबन उस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व भी नहीं है, जिनका इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो मुबैना लोग मारे जाते हैं, तो वो भी जो मारे गए उन पर भी माफ़ी की बात होनी चाहिए। ये बात कॉलर की सही है कि जो पाकिस्तान की जो सिविलियन है या पाकिस्तान की जो यूनिफॉर्म में लोग हैं उन सब की इज्जत यकसा है। ये मैं उनसे ये जो बात है ना शाजिया, बात ये है कि ये जब कौमी मफाद में है, कौमी ये है, जिस तरह मैंने कल अर्ज़ किया था कि हर ग्रुप का अपना कौमी मफाद है, हर पावर और प्रेशर ग्रुप का अपना कौमी मफाद है। एक और भी कौमी मफाद है, वो कौन सा मफाद है? वो उन लोगों का मफाद है जिन्हें अभी ये बताया गया है कि अगले महीने 2 मैसिव इंक्रीजेज या इजाफे हम बिजली की कीमतों में और करेंगे। अब देखें ये बाकी बातें, हम कोलिशन सपोर्ट फंड आ जाए, बड़ी बड़ी अहम बातें हम करते चले जा रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि 8-9,000, 10,000, 6,000 रुपये कमाने वाला आदमी जो है वो ऑलरेडी 2-2.5 रुपये का अगर बिल दे रहा है, तो इस मुल्क में क्या अमन व अमान कायम रहेगा जब आप जितना भी सर्कुलर डेट इसके हवाले से है, बिजली के हवाले से टोटल तो 740 अरब का बताया गया है, उसका बोझ अगर आप उन पर डाल देंगे? क्या दुनिया में ऐसी तरीके हुक्मरानी होता है जहाँ आप हुक्मरानी आप कैसे करते हैं कि इधर से पैसे उठाते हैं और जो थोड़े महरूम और तबकात होते हैं उनको आप थोड़ा सा कुशन देते हैं, ठीक है, मगर यहाँ क्या हो रहा है?
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ आपने प्रॉफिट की खुली आज़ादी दे दी, जैसे मैंने कल खबर दी थी कि पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे की वजह सप्लाई की कमी नहीं है, दरमियान के लोग हैं वो कीमत। और ये जो मैं अभी खबर बहुत सी आज रह गई, और शाजिया ये अगर होता है तो मैं इतनी अर्ज़ कर दूं बात कंक्लूड करते हुए कि आप बेसिकली इस मुल्क का सियासी और सनती अमन जो है बर्बाद कर देंगे अगर इस तरीके से ये कीमतें बिजली की बढ़ाते रहे। मेरा ख्याल है कि ये मैं एक सिर्फ बात कहूँगा कि ये जो इन्होंने बात कही ना कि ये मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल लोगों के जहनों में जो एक चीज़ हम हमेशा यहाँ से कहते हैं ना कि आप एक इनकलाब लेके आए लेकिन वोट के ज़रिए, मैं नहीं समझता कि ये जितनी इन्होंने काजी साहब ने बात की अगर आप इतना इंक्रीज़ करेंगे तो जो मौजूदा सियासी पार्टियां हैं जो हुक्मरान हैं उनको वोट मिलेंगे। और यही होगा जो मैं कहता हूँ कि जैसे यूनान में हुआ कि इलेक्शन में जो डेमोक्रेसी पार्टी थी और जो दूसरी लेफ्ट की वो पशोक जो सोशलिस्ट पार्टी थी हरा दिया, उनको खत्म कर दिया। इसी तरह ये बड़ी पार्टीज भी अगर अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगी तो ये खत्म हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लाइट खबरें हैं। अली ज़फ़र के फैंस के लिए खबर है कि जो अली ज़फ़र को बहुत शौक से सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनकी आज 32वीं सालगिरह है, उन्हें आप विश करना चाहें उनके ईमेल आईडी पे आप विश करें, उन्हें फेसबुक पर आप मैसेज कीजिए। अब तो वो एक इंडियन स्टार भी बन गए हैं, हैं तो पाकिस्तानी लेकिन इंडियन मूवीज़ में भी काम करना शुरू हो गए। लेकिन समी साहब, हॉलीवुड की जो पॉप सिंगर थी डोना समर 70 और 80s की दिहाई में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, उनकी डेथ हुई रात में, ये बड़ी और वो बड़ा एक इनकलाब लेके आई थी म्यूज़िक में। शी डाइड और बैटलिंग कैंसर, तो वो एक बड़ा लॉस है उनका। बट जो उन्होंने एल्बम्स बनाई हैं, जो उन्होंने गाने बना दिए हैं, वो तो अमर हैं। आपको उनका कोई सॉन्ग पसंद है? लव टू लव यू बेबी उनका बड़ा मशहूर सॉन्ग था और हम भी सुनते थे जब कॉलेज स्कूल के ज़माने में होते थे। शी वॉज एक बहुत ज़बरदस्त वो सिंगर थी और अब नहीं रही। डोना समर्स का कुछ पसंद हो, अली ज़फ़र का कुछ पसंद हो? ये दोनों अली ज़फ़र की तो छन्नो इन्हें बड़ी पसंद, बहुत अच्छा छन्नो गाना पसंद है। असल में ये कुछ गाने का अपना अपना टेस्ट होता है। और जो समी साहब का ज़माना था, मैं नहीं जानता कि ये गालिबन 1857 की जंग आज़ादी की बात कर रहे हैं या किस वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े पॉपुलर लोग थे। और डोना समर तो अली ज़फ़र साहब को तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना। आप तो बिल्कुल बच्चे से होंगे, उस वक्त दूध पी रहे होंगे, पता नहीं होगा। चलें, क्लोजिंग का वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। समी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज जुमा है हमारा, आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।